नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब कुशल मंगल। तो अपने एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय से आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में अब हम लोग 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सुचित्रा सेन थी। विकल्पों पे आए। ए लेखिका, बी अभिनेत्री, सी पत्रकार, डी राजनेत्री। तो इसमें बी ये अभिनेत्री थी, ये बंगाली अभिनेत्री थी, जबकि हिंदी में भी इनकी पिक्चर है। बंगाली अभिनेत्री थी और बंगाली भाषा और फिल्म के संदर्भ में अगर आप देखो तो बंगाली फिल्म की इन्हें मधुबाला कहा जाता था। मधुबाला ये मुनमुन सेन की मां थी और फिर उनकी ग्रैंडसन राइमा सेन और जो तमाम अभिनेत्रियां थीं। अब आपके दिमाग में आ गया कि गुरुजी ऐसे प्रश्नों को पूछने का क्या औचित्य है। तो ये प्रश्न इसलिए पूछा गया बेटा कि इनकी 2014 में मृत्यु हुई। तो जब भी आप सांस्कृतिक संदर्भ में पिक्चर या और कोई साहित्यिक कला से संबंधित कोई व्यक्तित्व की डेथ हो रही है तो उस समय करंट अफेयर्स के साथ साथ वो कल्चरल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उसी प्रश्न का ये एक उदाहरण। इज इट क्लियर? अगले प्रश्न पर, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? अब एमपी स्पेशल है, मेला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। मेला लोक नृत्य, लोक संगीत से संबंधित, लोक वाद्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पर्टिकुलर किसी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है? ए होशंगाबाद, बी सोडलपुर, सी बड़वानी, डी रीवा। इसमें सोडलपुर हरदा जिला है, एक नया बना है। पहले आरंभ में तो होशंगाबाद का भी कुछ क्षेत्र इसमें था। तो सोडलपुर में ये मेला लगता है बच्चों। और आपको बता दें, कान्हा बाबा को एक चमत्कारिक संत के रूप में भी जाना जाता है। चमत्कारिक संत के रूप। अब ये एक लोक व्यक्तित्व है। जैसे बाबा रामदेव का एक मंदिर है, तो कुछ लोक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कार्यों से उनको हम संत, देवता इत्यादि की उपाधि दे देते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। इस रूप में हम इनको देखते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले। उदयगिरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं? ए रायसेन, बी विदिशा, सी धार, डी भोपाल। इसमें बी यानी विदिशा, जिसे हम बेस नगर भी पहले कहते थे, यहां से लगभग 28 गुफाओं के प्रमाण मिले हैं बच्चे। गुफाएं मिली हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और साथ ही साथ जैन धर्म से भी संबंधित मानी जाती है। उदयगिरि की गुफाएं। गुफा नंबर 5 अगर आप देखो, ये अच्छा प्रश्न बन गया अब यहां से। इस प्रश्न को हल करने का एक फायदा आपको यह है कि गुफा नंबर 5 में वराह अवतार का चित्रण है। वराह अवतार, आप जानते हैं बच्चों कि वराह अवतार गुप्त काल का सबसे लोकप्रिय अवतार है। सबसे लोकप्रिय अवतार था। और वराह अवतार जानते हैं, भगवान विष्णु वराह रूप में जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अंतःस्थल में फेंक दिया तो ये वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाए। 10 अवतार की संकल्पना है वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म में। उदयगिरि को अगर आप देखो तो उदयगिरि नाम से पहले इसका नाम था नैचगिरि। नैचगिरि नाम था इसका, और नैचगिरि का उल्लेख कालिदास ने किया है। कालिदास ने। अब आप जानते हैं बच्चों कि
अगर आप इसको देखने की कोशिश करें कि आखिर ये कहाँ होगी, तो ये जाके यहीं पड़ेगी आपके विदिशा, जहां मैंने मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया। मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे तो एरर की मिनिमम संभावना दिमाग में सेट हो जाएगी। विदिशा क्या था? बेस नगर। विदिशा हेलियोडोरस अभिलेख, वैष्णव धर्म भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यही है। जब एंटियाल्किडस का राजदूत हेलियोडोरस आया था, विदिशा में ही गरुण स्तंभ है, और इस गरुण स्तंभ में सिर्फ वासुदेव का उल्लेख है, और यह भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। भागभद्र जो सुंगकालीन शासक था, सुंगवंशी शासक था, उसके काल में हेलियोडोरस ने इस गरुण स्तंभ की स्थापना की थी। विदिशा का महत्व ऐतिहासिक है। लेकिन उदयगिरी की अगर आप बात करेंगे तो उदयादित्य नाम से राजा भोज का जो है प्रपौत्र था, यानी परमार वंश का एक शासक था, जिसके नाम पर उदयगिरी जो है नाम पड़ा है इसका। इसके पहले से क्या कहते थे? नैचगिरी कहते थे। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। कालिदास ने इसका उल्लेख इसलिए किया बच्चों कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऐतिहासिक शहर था 600 बीसी के आसपास, वो उज्जैन था, और उदयगिरी की गुफाओं का महत्व भी गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में उज्जैन दूसरी राजधानी थी, और इसी राजधानी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में से एक कालिदास थे, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार, बहुत सारे ग्रंथों का सृजन कालिदास ने किया, और इन्हें जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य एक जो है कहावत टाइप से आ गई प्रचलन में। इन्होंने जिस ढंग से रचनाओं में सौंदर्य का वर्णन, स्पेशली नारी के सौंदर्य का वर्णन किया है, उस आधार पर लोग कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य, नख से सिख तक जिस ढंग से इन्होंने विश्लेषित किया है, इस रूप में भी इनको हम देख सकते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। इससे ये तो साधारण सा है कि भाई दिशा आपसे पूछ लिया, नाम भी पूछ सकता है, गुफा संख्या जैसे एक दिमाग में रखे, यहां से संबंधित प्रश्न आ जाएगा किन किन धर्मों से संबंधित है। हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म भागवत धर्म से संबंधित है, जैन मुनियों की भी आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? ए उज्जैन, बी खजुराहो, सी ओरछा, डी मांडू। अब इसमें क्या है? बी खजुराहो। आप जानते हैं बच्चों कि खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी, और यहां बहुत सारी मूर्तियों का प्रमाण मिलता है, और इन मूर्तियों को बहुत यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। यथार्थ चित्र। इन मूर्तियों में यौन सुख की मुद्राओं का, की विभिन्न मुद्राओं का भी चित्रण मिलता है। का चित्रण मिलता है। इस रूप में आप इनको देख सकते हैं, बहुत पर्यटक स्थल के रूप में है। लेकिन धार्मिक संदर्भ में अब अगर आप देखो, यशोवर्मन ने और धंग ने, बहुत सारे महत्वपूर्ण, विद्याधर ने, बहुत सारे शासक हुए चंदेल वंश में जो काफी शक्तिशाली शासक थे, और इन्होंने भगवान विष्णु, शिव से संबंधी कंडारिया महादेव का मंदिर, चतुर्भुज का मंदिर मिलेगा। इस तरह से यहां अन्य धर्म के भी प्रमाण मिलेंगे। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि एक धार्मिक सहिष्णुता या सर्वधर्म समभाव को भी व्यक्त करता है।
तो इस तरह से मूर्तिकला का तीर्थ इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि मूर्तियों का चित्रण बहुत यथार्थ हुआ। स्पेशली अगर आप देखो तो भौतिक जीवन का, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का है और बहुत व्यापक पैमाने पर है, इसलिए इसका महत्व इस रूप में हम देख सकते हैं कि अच्छा हाँ, इस रूप में उल्लेखनीय माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत भवन कहां है? अच्छा, मान लीजिए हम इस पर फिर से लौट आए, इस क्वेश्चन पर थोड़ा समय और इस पे। अब जैसे बाय द वे अगर आपको कंफ्यूजन हो, इस क्वेश्चन पर मैं पुनः इसलिए लौट आया बच्चों कि एक ट्रिक बतानी है आपको कि कभी कभी होता है कि आप जो है अन्य पुरास्थलों को जान रहे हैं, उनकी विशेषता वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो विशेषताएं नहीं मिल रही हैं, तो आप उसके आधार पर भी लगा देंगे कि मूर्तिकला का तीर्थ। अब तीर्थ से आपको कंफ्यूजन होगा कि तीर्थ यार धार्मिक है, तो उज्जैन में तो महाकाल या अन्य मंदिरें हैं, मूर्तिकला का उतना तो नहीं है। ओरछा में भी मंदिर राम राजा का मंदिर है। मांडू तमाम तरह के महल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये विशेषताएं जो अन्य शेष 3 विकल्पों की हैं, इन विशेषताओं को अच्छी तरह से अगर आप जान रहे हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं नहीं, फिर तो ये खजुराहो ही होगा। तो कभी इन फ्यूचर इस ढंग के क्वेश्चन आए तो आप स्पेसिफिक करेक्टर को देख लो। यहां इसने बड़ा अच्छा प्रश्न है, मूर्तिकला का तीर्थ। अब सामान्य रूप में लोगों को लगेगा मूर्तिकला का तीर्थ यानी आध्यात्मिक। अब इन तीनों में अगर आप जाओगे तो ये और ये 2 ही तो आध्यात्मिक दिखेंगे, इन दोनों को तो आप खारिज कर दोगे। लेकिन खजुराहो है क्योंकि यहां मूर्तियों का चित्रण जो है वो बहुत व्यापक संदर्भ में है, यानी आध्यात्मिकता में, भौतिकता में, दोनों रूपों में कलाकारों ने अपने सुंदर निदर्शन प्रस्तुत किए हैं, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत भवन कहां है? अब इस ढंग के क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, इनको तो आपको दिमाग में रखना होगा कि अच्छा हाँ, इसमें तो जो याद है तो सही हो जाएगा। लेकिन कम से कम जब अपना एमपी आप पढ़ रहे हैं तो एमपी की तो ये राजधानी है, तो राजधानी एमपी की है भोपाल और यहीं भारत भवन है। तो कम से कम जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, उज्जैन है, जो 4-5 अति महत्वपूर्ण शहर हैं, इनकी विशेष बातों को आप अवश्य तैयार करें। संभवतः आपका अप्रैल में प्रीलिम्स हो रहा है, तो इसलिए जो विशेष बातें बड़े बड़े शहरों में, उनको जरूर दिमाग में रखें आप, वहां से क्वेश्चन कमीशन आपसे पूछ सकते। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहां है? ए सासाराम, बी दिल्ली, सी कालिंजर, डी सोनारगांव। तो ये सासाराम में है। सासाराम बिहार का एक जिला है, यहीं पर शेर शाह सूरी का मकबरा है जो एक झील के अंदर है। खास बात देखिए, झील के अंदर है ये मकबरा और बाहर से ये मुस्लिम प्रतीत होता है और अंदर से हिंदू। बाहर से क्या प्रतीत होता है बच्चों? मुस्लिम प्रतीत होता है, अंदर से हिंदू, यानी इंडो इस्लामिक कला जो डेवलप हुई मध्यकाल में, उसका एक उदाहरण आप मान सकते हैं। शेर शाह सूरी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और ये 1540 से 45 तक शासन किया। था तो 5 वर्ष का ही छोटा शासन उस युग के संदर्भ में देखें, लेकिन इसके बावजूद भी इस 5 साल में इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। शेर शाह सूरी, जिसे आप या ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा,
उस रोड को इसने, सड़क को बनवाया। पाटलिपुत्र का नाम जो आज पटना है, पटना नाम इसी ने दिया। इसके काल की कानून व्यवस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब्बास खां शेरवानी लिखते हैं तारीखे जो है शेरशाही में कि रात को 12 बजे बुढ़िया सोने चांदी से भरी टोकरी को लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को चली जाती थी और उसके जेवर या आभूषण को कोई छू नहीं सकता था। इसका कारण यह है कि शेर शाह सूरी ने कानून व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया, और कानून व्यवस्था में भी अगर आप देखो बच्चों, तो उसने स्पेशली जो स्थानीय स्तर पर खुद मुकद्दम यानी जमींदार जो लोग थे, जिनको आप कह सकते हो, इनके ऊपर उसने सारा डाल दिया था कि अगर किसी भी प्रकार की चोरी डकैती या कुछ भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो आप रिस्पांसिबल होगे। इसको कहते हैं कि दक्ष प्रशासन का अवेयरनेस। उसने सुनिश्चित कर दिया कि आपको स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की चोरी डकैती के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी क्षेत्र में चोरी होती है तो सामान्य रूप में चोर कहीं, डकैत कहीं मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं, बीच में ही रहेगा समाज के। तो पुलिस तो उसको पकड़ लेती है, जब सख्त प्रशासन होता है पकड़ लेती है। शेर शाह सूरी इस बात को जानता, इसलिए उसने ऐसा किया। बजट क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और सब जो विकल्प हैं आप जानते हैं, ये सोनार गांव तक जाती थी सड़क। कालिंजर एक बहुत महत्वपूर्ण किला था। कालिंजर में ही इसकी मृत्यु हुई थी शेर शाह सूरी की, जब उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था और वह आग्नेयास्त्र दीवार से टकरा करके उसी के पास गिरा जहां शेर शाह सूरी था। लेकिन शेर शाह सूरी के बगल ही बारूदों का भी ढेर था, उसी में गया वो उक्का अस्त्र और आग लग गई, शेर शाह सूरी जल गए। लेकिन कहा जाता है शेर शाह सूरी की मृत्यु से पहले उसे सूचना मिल गई थी कि कालिंजर को हम जीत ले। कालिंजर जो था वो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था। यहां का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर भी बच्चों चंदेलों की राजधानी थी। कालिंजर, महोबा, खजुराहो, ये तीनों राजधानियां थी। इनको दिमाग में आप रखेंगे, आने वाले समय में इस ढंग से भी क्वेश्चन जोड़ जोड़ के पूछने वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। दिल्ली आप वेल नोन है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ए रामदास, बी तुकाराम, सी वामन पंडित और डी गाग भट्ट। तो इसमें ए है विकल्प रामदास। इनका पूरा नाम था समर्थ रामदास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बेटा जिसका नाम है 10 बोध। ये भी महाराष्ट्र धर्म के ही संत थे, और महाराष्ट्र धर्म जिसमें पांढरपुर के विठोबा की पूजा की जाती थी, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप थे, कृष्ण के ही रूप थे। तो इसमें संत ज्ञानेश्वर पहले संत के रूप में आते हैं, जिन्होंने भावार्थ दीपिका लिखी, जिसे भगवत गीता पर टीका माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर के बाद नामदेव का नाम आता है, इनके भी जो भजन है, कविता हैं, अभंगों के रूप में संकलित है। ये भी मूर्ति पूजा को एक तरह से देखिए ये नहीं मानते थे। आरंभ में ये डाकू थे, लेकिन बाद में ये संत बन गए। इसके बाद एकनाथ का नाम आता है। अच्छा, इसे इसलिए भी ध्यान रखो बच्चों कि मान लीजिए शिवाजी के गुरु का नाम पूछ लिया, आप मराठा पढ़ते हैं, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास याद रहेगा, 10 बोध इन्होंने लिखा, ये ग्रंथ भी याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को महाराष्ट्र के संतों को सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया जाए, सबसे प्राचीन से लेकर के सबसे अंत तक के संतों को आप लगाओ। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर हैं, फिर नामदेव हैं, फिर एकनाथ हैं, फिर तुकाराम हैं, फिर रामदास है। ये सीक्वेंस भी दिमाग में अगर आपके रहेगा तो इस हिसाब से भी आप जो है सही कर लेंगे क्वेश्चन को। इज इट क्लियर? इस तरह से आप रामदास को देख सकते हैं। तुकाराम इनके पहले थे। तुकाराम से प्रभावित थे
शिवाजी, और तुकाराम का सम्मान भी बहुत करते थे। ये सब वारकरी संप्रदाय वाले थे और ये धारकरी संप्रदाय वाले। वारकरी संप्रदाय वाले कृष्ण की उपासना, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और धारकरी संप्रदाय के जो लोग थे, महाराष्ट्र धर्म के संदर्भ में देखो तो भगवान राम और सीता की पूजा करते थे। इस तरह से दो धाराएं भी, महाराष्ट्र धर्म जो भक्ति आंदोलन का ही एक भाग है महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें दो धाराएं देखने को मिलती है। तो वामन पंडित का कुछ लेना देना नहीं, गाग भट्ट नहीं, यहां गंग भट्ट होना चाहिए था, सही नाम उनका गंग भट्ट था। विश्वेश्वर भट्ट उर्फ गंग भट्ट, ये वही गंग भट्ट हैं जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। इस रूप में इनको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निकोली कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री, एक ईरानी यात्री। तो इसमें बी विकल्प, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर की यात्रा की थी, बिल्कुल। और कहा जाता है कि यह देवराय प्रथम के काल में आया था, जो संगम वंश का शासक था। निकोली कोंटी इटली का यात्री था और इसने विजयनगर के बारे में, विजयनगर शहर के बारे में पूरा विवरण दिया है, इसकी भव्यता के बारे में, विशालता के बारे में पूरा विश्लेषण किया है। इस रूप में निकोली कोंटी का विजय विवरण जो है, ये विजयनगर इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देवराय के बाद, फर्स्ट के बाद देवराय द्वितीय आया था। इसके काल में एक ईरानी राजदूत आया था, अब्दुल रज्जाक आया था। उसने भी विजयनगर शहर के बारे में और अन्य पक्षों के बारे में पूरा विवरण दिया था। इस रूप में इन यात्रियों का महत्व, कि इन्होंने कैसे समकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपने विवरण को दिया है। अगला क्वेश्चन, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? अब देखो बेटा, आजकल प्रश्न को क्या है कि करंट और इतिहास से जोड़कर, करंट और भूगोल से जोड़कर, करंट और इकोनॉमी से जोड़कर, करंट और पॉलिटी से जोड़कर, करंट और साइंस से जोड़कर इस ढंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी लाइन शेयर कर दिया। आईएएस में तो शुरू बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब स्टेट में भी ये पूछना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सामान्यतः आईएएस के क्वेश्चन की ही नकल की जाती है। इस रूप में इनको आप देखें कैसे ये महत्वपूर्ण है। अब विकल्पों पे आए, ए लाल किला, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी ताजमहल और डी कुतुब मीनार। तो इसमें सी ताजमहल। ताजमहल आप जानते हैं, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। उस्ताद ईसा मेन जो है इसके वास्तुकार थे, मिस्त्री थे। और आपको बता दूं कि ताजमहल में पित्रा-दिवरा शैली का प्रयोग किया गया। पित्रा-दिवरा, जिसमें नक्काशी की जाती है रत्नों से, सफेद संगमरमर, मीनारों से, 4 मीनार से युक्त, मतलब 4 मीनारें चारों दिशाओं में हैं। और सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। यही नहीं, ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। अब कैसी मोहब्बत थी कि मुमताज जो है प्रसव पीड़ा से मर गई। 14 संतान हुए थे, 7 जिंदा थे, 7 मर गए और अंत में प्रसव पीड़ा से ही मरी। ये कैसी मोहब्बत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोग कहते हैं, इसलिए आप उसको एक पक्ष, एक दृष्टि से देख सकते हैं। आगरा का जो ताजमहल है, इसको कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे का विकास है। हुमायूं के मकबरे का क्लाइमेक्स है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा भी सफेद संगमरमर से बनाया गया है। 4 बाग पद्धति में, मतलब चारों ओर गार्डन है, इस रूप में इसको बनाया गया है। इस तरह हम इसको देख सकते हैं कि ताजमहल का क्या महत्व है। यद्यपि औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी रबिया का जो है एक मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है औरंगाबाद। लेकिन ताजमहल जैसा
दूसरा नहीं बन पाया। अब इसके बारे में तमाम तरह की बातें हैं, उनको जरूरत नहीं है। लाल किला ये भी दिल्ली में है, शाहजहां नहीं बनवा। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, और कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 562 रियासतें थी बच्चों 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़े तो, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से, साहस से ज्यादातर रियासतों को, जो इनके प्रभार में था, सभी रियासतों को भारतीय यूनियन में शामिल कर दिया। भारतीय यूनियन में, यद्यपि दो एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल में एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के आधार पर राज्यों का विलय किया गया, जो माउंटबेटन के साथ समझौता हुआ था ब्रिटिश सरकार के निर्देशन पर। बट ब्रिटिशर्स भी भारत को जिस रूप में 1947 में छोड़े थे, वो बहुत ही जो है विस्फोटक था एक तरह से। आप कहें तमाम रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीयता को ललकारा और साथ ही साथ धमकाया भी। जबकि इनको हैदराबाद के साथ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जूनागढ़ के साथ भी धमकाना पड़ा, लेकिन फिर भी ये विजयी रहे और इन्होंने सभी रियासतों को मिला दिया। जम्मू कश्मीर नेहरू जी के प्रभार में थी, आदर्शवाद के चक्कर में धारा 370 का शिकार हो गए, लेकिन वो भी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और यही नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण गुजरात में किया गया है। वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके जो है विशेष प्रयास से ये बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। इसी ने ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया था, और हमारे लौह पुरुष भी जो है इसी ढंग से काम किए। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा शेष जो पर्सनालिटी है ये समाजवादी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले राष्ट्रपति हैं हमारे। तो इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं। चटगांव आर्मी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? ए सूर्य सेन, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी अशफाक उल्लाह। तो ए सूर्य सेन, इन्होंने जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता जैसी क्रांतिकारी महिलाएं भी इनके साथ थी। इन्हें हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने चटगांव में एक स्वतंत्र सरकार भी बनाई थी। अंग्रेजों से लोहा लिया था, क्योंकि ये मास्टर थे आरंभ में, इसलिए इनको मास्टर दा की उपाधि दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन में भी इनका बड़ा योगदान है। अंत में ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ लिया और इनको भी फांसी दे दी गई। लेकिन ये हमारे हीरो हैं आजादी के, क्योंकि जिन लोगों ने अपने प्राण सिर्फ राष्ट्र के लिए, सत्ता के लिए नहीं गंवा दिए, वही रियल हीरो है। अन्य विकल्पों में आप जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहड़ी, ये सब भी क्रांतिकारी, भगत सिंह, ये सब भी क्रांतिकारी नेता थे। इन लोगों ने अपने जीवन दान दिया देश के लिए। इस रूप में भी इनको हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। तो डी 1945। बच्चों, चर्चिल प्रधानमंत्री था, बेबेल को भी जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए भेजा, जिसे हम बेबेल योजना के नाम से जानते हैं। बेबेल योजना में यह प्रावधान किया गया कि प्रतिरक्षा और वायसराय के पद को छोड़कर शेष जो विषय हैं उनको हम कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, जो एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी, कामोबेश उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं की संख्या के बराबर रखी जाएगी। इसके लिए शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाया गया। शिमला में गांधी जी भी गए, लेकिन सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं, जबकि शिमला में ही थे। और जब यह हुआ कि ठीक है भाई, अपने अपने प्रतिनिधि आप भेजें, तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से मौलाना आजाद को, अबुल कलाम आजाद को नाम दिया कांग्रेस की तरफ से कि ये हमारे प्रतिनिधि होंगे। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना ने विरोध किया कि नहीं, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। इस मुद्दे पर जो है थोड़ा विवाद हुआ और अंत में बेबेल योजना भी असफल हो। फिर बाद में कैबिनेट मिशन योजना आई, फिर माउंटबेटन योजना आई, जिसके बाद देश का विभाजन। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। थैंक यू।